नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जीएस कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे बंगाल के बारे में। हम देखेंगे कि किस प्रकार अंग्रेजों ने पहले प्लासी के युद्ध में और फिर बक्सर के युद्ध में नवाब को हरा करके बंगाल पर अपना एकाधिकार स्थापित कर धीरे धीरे पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अगर बात करें बंगाल की, तो बंगाल मुगल काल में एक राज्य या प्रांत होता था जिसे सूबा कहते थे। क्या कहते थे? सूबा कहते थे। और इस सूबा की व्यवस्था बनाए रखने के लिए दो प्रमुख अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। किसकी तरफ से? मुगल सत्ता की तरफ से। एक होता था सूबेदार और एक होता था दीवान। सूबेदार का कार्य होता था प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था बनाए रखना। क्या होता था? प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था बनाए रखना। वहीं दीवान का कार्य होता था राजस्व वसूल कर मुगल सत्ता को जमा करवाना, या कह सकते हैं एक तरीके से दीवान वित्त मंत्री का कार्य करता था। मुगल काल का अंतिम शासक, वैसे तो अंतिम शासक बहादुर शाह जफर है, परंतु शक्तिशाली अंतिम शासक औरंगजेब ही है। औरंगजेब के समय सूबेदार था अजीमुशान, उसका पोता, और दीवान था मुर्शिद कुली खां। औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में, और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही क्या होता गया? मुगल शासन उत्तरोत्तर क्या होता गया? कमजोर होता गया। और इसी वक्त का फायदा किसने उठाया? मुर्शिद कुली खान ने उठाया और बंगाल पर अपना क्या किया? आधिपत्य स्थापित कर लिया है, बंगाल की सत्ता हथिया ली। औरंगजेब के बाद में शासक बनता है बहादुर शाह, जहांदार शाह, और उसके बाद में फर्रुखशीर। बात करें फर्रुखशीर, तो फर्रुखशीर के एक फोड़ा हो जाता है और उसे एक अंग्रेज डॉक्टर, अंग्रेज अधिकारी जो क्या कर देता है? ठीक कर देता है। और उससे खुश होकर के फर्रुखशीर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही फरमान देता है जिसमें दस्तक होता है। दस्तक एक तरीके से कह सकते हैं कि एक पास होता है जिसके थ्रू, जिसके जरिए आप क्या कर सकते हो? मुक्त व्यापार कर सकते हो। फर्रुखशीर ने अंग्रेजों को 3000 रुपए वार्षिक, यानी 3000 रुपए सालाना में पूरे बंगाल में मुक्त व्यापार का अधिकार सौंप दिया। क्या किया? 3000 रुपए सालाना में बंगाल में पूरे साल के लिए मुक्त व्यापार, यानी आपसे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, आप तो बस क्या करो? व्यापार करो, दिया। और साथ ही उसने मुर्शिद कुली खां को, किसको? मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार यानी बंगाल का नवाब भी क्या कर दिया? नियुक्त कर दिया। मुर्शिद कुली खां 1717 में नवाब बनता है। यह बादशाह द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार है। ध्यान रखें, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बादशाह द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार कौन है बंगाल का, तो वो है मुर्शिद कुली खां। क्योंकि इसके बाद में क्या हो गई थी? वंशानुगत शासन की शुरुआत हो गई थी। मुर्शिद कुली खान ने बंगाल में कई प्रशासनिक कार्य करवाए, जिनमें प्रमुख हैं भूमि प्रबंधन के लिए इजारेदारी व्यवस्था प्रारंभ करना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखें। भूमि प्रबंधन के लिए इजारेदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की? मुर्शिद कुली खान ने प्रारंभ की। इजारेदारी व्यवस्था क्या है? तो इजारेदारी व्यवस्था के अंदर जो नवाब है वो कुछ जमींदारों को नियुक्त करता है और उन्हें क्या करता है? भूमि का आवंटन करता है। और उस भूमि से वो जमींदार क्या करते हैं? किसानों से कर वसूल करके अपना एक फिक्स अमाउंट या फिक्स हिस्सा काट करके नवाब को जमा करवाते हैं। ठीक है। इसके अलावा मुर्शिद कुली खान ने खालसा भूमि
यानी राज की भूमि घोषित की ज्यादा से ज्यादा। छोटे जमींदारों को उसने क्या किया, समाप्त किया, जिसके कारण इसे कई विद्रोहों को भी सामना करना पड़ता है। तकावी व्यवस्था यानी किसानों को ऋण की व्यवस्था आरंभ की। मुर्शीद कुली खां के समय उदय नारायण, सीता नारायण, सुजात खां, नजात खां आदि जमींदारों ने विद्रोह किया था और इसी विद्रोह के कारण मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। कहां से कहां? ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। और मुर्शिदाबाद का ही दूसरा नाम है मकसूदाबाद। तो ध्यान रखें दोनों नाम कि ढाका से कहां स्थानांतरित कर दी, मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी। और मुर्शिदाबाद का नाम क्या है? मकसूदाबाद। 1719 में उड़ीसा भी क्या हुआ? बंगाल के अधीन आ गया। यानी मुर्शीद कुली खां के समय तक पहले बंगाल था, उसके बाद में उड़ीसा भी क्या हुआ? उसके अधीन आ गया। और उस समय उड़ीसा का सूबेदार था शुजा-उद-दीन। कौन था? शुजा-उद-दीन। 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाती है और मुर्शीद कुली खां की मृत्यु के बाद में शासक बनता है मुर्शीद कुली खां का दामाद शुजा-उद-दीन। यह वही शुजा-उद-दीन है जो उड़ीसा का क्या था? सूबेदार था। इसके समय 1733 में बिहार भी क्या हो जाता है? बंगाल के अधीन आ जाता है। बिहार भी क्या हो जाता है? बंगाल के अधीन आ जाता है। और बिहार का सूबेदार होता है अलीवर्दी खां। कौन होता है बिहार का सूबेदार? अलीवर्दी खां। तो देखें तो शुजा-उद-दीन के समय तक बंगाल के अंदर बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों क्या हो जाते हैं? सम्मिलित हो जाते हैं। यानी मुर्शीद कुली खां ने जब शासन शुरू किया तब सिर्फ बंगाल के ऊपर अधिकार था और उसके दामाद शुजा-उद-दीन के समय तक बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों बंगाल प्रांत में आ जाते हैं। शुजा-उद-दीन के समय तक और ऐसे कोई प्रमुख कार्य नहीं हुए, बस ये था कि बंगाल एक बहुत ही समृद्ध क्षेत्र बन गया था। शुजा-उद-दीन के बाद में शासक बनता है उसका पुत्र सरफराज खां। कौन बनता है? सरफराज खां। परंतु यह रहता 1 साल के लिए ही है। 1739 में शासक बनता है और 1740 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अलीवर्दी खां गिरिया के युद्ध में सरफराज खां की हत्या कर खुद क्या बन जाता है? नवाब बन जाता है। तो अलीवर्दी खां 1740 से लेकर 1756 तक शासक रहता है। अलीवर्दी खां का उपनाम है मिर्जा मुहम्मद खां। क्या नाम है? मिर्जा मुहम्मद खां। इस समय मुगल शाह मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे अलीवर्दी खां 2 करोड़ रुपए नजराने के भेजता है। अब देखें कि भाई अब तक नजराने की बात नहीं हुई या राजस्व की बात नहीं हुई कि किसी ने मुगल शासक को भेजा है, तो अलीवर्दी खान ने क्यों भेजा? आपको मैंने बताया कि अलीवर्दी खान ने सरफराज खां की हत्या कब की? गिरिया के युद्ध में की। और गिरिया के युद्ध में हत्या करके क्या बना है? वो नवाब बना है। तो उसने मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपए भेजे ताकि क्या हो, उसे नवाब के पद की वैधानिकता प्राप्त हो जाए, या कहें कि वैधानिक प्रमाण पत्र मिल जाए, उसका कोई विरोध ना करे। साथ ही यह मोहम्मद शाह रंगीला को कहता है कि साहब आपको मैं क्या करूंगा, हर साल इसी तरह नजराने के भेजता रहूंगा, हर साल इसी तरीके से राजस्व भेजता रहूंगा। परंतु इसने कभी भी इसके अलावा, यानी 2 करोड़ रुपए के अलावा कभी भी मुगल शासक को कुछ भी नहीं भेजा। अलीवर्दी खां का पूरा शासनकाल मराठों से युद्ध करते ही निकल जाता है। आखिर में तंग आकर के 1751 में वह रघुजी भोसले से क्या करता है? संधि करता है। यानी 1751 में मराठों के साथ क्या कर लेता है? संधि कर लेता है और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ यानी कर देना तय कर लेता है। और उड़ीसा किसके हाथ चली जाती है? मराठों के हाथ चली जाती है। यानी बात करें अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल प्रांत में बंगाल और बिहार ही रह जाते हैं। उड़ीसा किनके पास चला जाता है? मराठों के पास। और जब अलीवर्दी खां मराठों से युद्ध करता है
तो उस मौके का फायदा यूरोपीय उठाते हैं। कलकत्ता और चंद्रनगर की क्या करते हैं, किलेबंदी करते हैं। कलकत्ता अंग्रेजों की बस्ती थी, यानी ब्रिटिश की बस्ती थी, और चंद्रनगर फ्रांसीसियों की बस्ती थी। इस किलेबंदी का विरोध अलीवर्दी खां करता है। अलीवर्दी खां यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करता है और कहता है कि यदि इन्हें छेड़ा ना जाए तो ये शहद देंगी, और अगर इन्हें छेड़ा तो ये क्या करेंगे, काट काट कर मार डालेंगे। अलीवर्दी खां का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है, इसलिए अलीवर्दी खां के बाद शासक बनता है उसका नाती, यानी उसकी बेटी का बेटा सिराज उद दौला। सिराज शासक बनता है 1756 में और रहता है 1757 तक, यानी मात्र 1 साल के लिए वह क्या बनता है, शासक बनता है। उसके शासक बनते ही उसे क्या करना पड़ता है, कई विरोधों का सामना भी करना पड़ता है। उन विरोधों में प्रमुख है उसकी मौसी घसीटी बेगम, पूर्णिया के सूबेदार शौकत जंग और राजवल्लभ मीर जाफर आदि जो इसके दरबार में होते हैं उनके द्वारा। शौकत जंग के साथ सिराजुद्दौला का मनिहारी का युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है, मनिहारी का युद्ध होता है 1756 में, जिसमें शौकत जंग मारा जाता है। वहीं राजवल्लभ का पुत्र कृष्ण वल्लभ राजधन लूट करके अंग्रेजों की शरण में चला जाता है। सिराजुद्दौला अंग्रेजों से कहता है कि कृष्ण वल्लभ को आप हमें लौटा दें, लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं, जो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य शत्रुता का कारण बनता है। इसके अलावा सिराजुद्दौला अंग्रेजों के दस्तक के दुरुपयोग पर भी क्या करते हैं, रोक लगाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अलीवर्दी खां ने भी दस्तक के दुरुपयोग पर रोक लगाने की कोशिश की थी और उसने मोहम्मद शाह रंगीला को पत्र लिखा और कहा कि आप इस दस्तक को क्या कर दो, निरस्त कर दो, इस दस्तक का उपयोग किया जा रहा है। परंतु मुगल शासन की तरफ से उसके पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया था। सिराजुद्दौला के मना करने के बावजूद भी अंग्रेजों ने क्या किया, किलेबंदी को जारी रखा। इसलिए सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार जो अंग्रेजों की फैक्ट्री थी और कलकत्ता के फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया, कासिम बाजार और कलकत्ता में फोर्ट विलियम पर, जो क्या थी, अंग्रेजों की बस्ती थी, पर आक्रमण किया और अधिकार कर लिया। कब, 20 जून 1756 को। कब अधिकार कर लिया, 20 जून 1756 को। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।